आज है ना, खत्री सर आए। आज पीरियड है उनका। उनको एक बात बोलना कि ना, मित्तल सर पार्टी के लिए टाल रहे हैं। वो बहाना बना रहे हैं कि डेल्टा और थीटा को साथ में देना है। तो ना सर, कल बैच मर्ज कर दो आप तो बस। है। और फिर शाम को मेरे को रिवीजन में बता देना। तो फिर मैं अरेंजमेंट करवा दूँ। ठीक है। है। अरे यार, दोनों को अलग अलग मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है यार। वो 1 घंटे पहले उनके लिए रिफ्रेशमेंट लाएगा, फिर 1 घंटे बाद आपके लिए लाएगा। वो संस्कार अकेला है, इसलिए वो मैनेज ही नहीं हो रहा है। तो कल अपन कर लेते हैं, कल सैटरडे भी है ना। और संडे। क्या? हाँ, वीकेंड है। एक दिन पहले अनाउंस नहीं करूंगा सालो, रात को खाना भी नहीं खाओगे तुम। सब्जी पूड़ी बंटवा दे। अरे गजब यार, भंडारा करवा दे बेटा। वो बोल रहा है कौन है ये? लक्ष्मण सिंह। बढ़िया है यार। गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा जी, कहाँ गई क्लास? क्लास छोड़कर मत जाना बेटा। हिम्मत रखकर काम करते जाना। ठीक है। लोड बढ़ेगा, लेकिन सितंबर अटेम्प्ट वालों की तुलना में आप बहुत रिलैक्स्ड हो। हाँ, रिलैक्स हो भाई। सितंबर वालों का तो कोर्स 4 महीने ही रहते हैं, तो बहुत लेट तक चलता है। आप लोग बहुत उनकी कंपैरिजन में रिलैक्स्ड हो। हाँ जी। कल हमने पढ़ा था एक एनपीओ 3 पार्ट में अपना फाइनल अकाउंट बनाता है। रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। कल हमने रिसिप्ट पेमेंट को समझा था। रिसिप्ट पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सभी कैपिटल रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स, कैपिटल रेवेन्यू नेचर पेमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इसका डिफरेंस क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आता है। मीनिंग हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिसिप्ट पेमेंट कैसे बनता है। पहले मैं सिस्टम पूरा समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सिस्टम को समझना। फिर फॉर्मेट समझाऊंगा, ठीक है। सिस्टम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। देखो बेटा, ये चैप्टर पिछले 7 सालों में 7 इयर्स से 11 12 से हटा दिया गया। बिफोर 7 इयर्स बोर्ड ने इस चैप्टर को वॉलीबॉल की बॉल बना रखा था। वॉलीबॉल स्पोर्ट्स जानते हैं ना? एक टीम उधर एक टीम इधर, ऐसे हाथ से बॉल को मारते हैं। वो बॉल कभी इस पाले में कभी उस पाले में, ये चैप्टर वैसा ही था। कभी इसको 11th में रख देते थे, कभी इसको 12th में रख देते थे। उस समय के 11 12 की इमेज पर आज भी सीए फाउंडेशन के बच्चे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। बकवास चीजें हमने कभी नहीं की और ना आज भी करेंगे। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, इसका फॉर्मेट है। अभी हम 20 मिनट आधे घंटे बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर आएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट एक्सपेंस अमाउंट, इनकम अमाउंट। बोले रिसिप्ट एंड पेमेंट को उल्टा कर दो तो इनकम एक्सपेंडिचर बन जाता है। ये उल्टा उल्टा कुछ भी नहीं होता अकाउंटेंसी, सब सीधा सीधा ही चलता है। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बाय नेचर रियल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बाय नेचर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल रिकॉल करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बेटा व्हाट वर्ड हटा दो ना, यहाँ तो कैश की बात हो रही है। तो अपन नया रूल बनाए तो इस रेफरेंस में क्या बनेगा? डेबिट ऑल रिसिप्ट्स, क्रेडिट ऑल पेमेंट। डन। फिर हम आएंगे इनकम एक्सपेंडिचर पर। मैं एट ए ग्लांस दोनों का नेचर बता रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए बात। अब जब ये इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा तो बेटा ये नॉमिनल नेचर को बिलोंग करता है। अब नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अरे यार, ये इसका नेचर बिलोंग कर रहा है, वो उसका नेचर बिलोंग कर रहा है। अब काय उल्टा सीधा कर रहे हो? सही है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बाय नेचर रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट होने की वजह से इसका फॉर्मेट ऐसे बनता है, रिसिप्ट
अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। ठीक है, सिस्टम समझा रहा हूं बेटा, फॉर्मेट नहीं समझा रहा हूं अभी। पहला रूल इस अकाउंट को बनाने का, डेबिट ऑल रिसिप्ट्स, क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। सारी रिसिप्ट डेबिट साइड में आएंगी, सारे पेमेंट क्रेडिट साइड में आएंगे। राइट है। दूसरा रूल, करंट ईयर में जितनी रिसिप्ट हुई वो डेबिट, करंट ईयर में जितने पेमेंट हुए वो क्रेडिट। बहुत ध्यान से समझना, करंट ईयर में जो पैसा मिला, रिसिप्ट डेबिट। अब मैंने बोला करंट ईयर में जो रिसिप्ट हुई, रिसिप्ट इन करंट ईयर। ठीक है ना, मैंने ये नहीं बोला करंट ईयर की रिसिप्ट, करंट ईयर में जो रिसिप्ट हुई। तो सर इसमें कोई अंतर है क्या? हाँ बेटा, बहुत बड़ा अंतर है। करंट ईयर में रिसिप्ट हुई वो करंट ईयर की भी रिसिप्ट हो सकती है, वो प्रीवियस ईयर की भी रिसिप्ट हो सकती है, वो नेक्स्ट ईयर की भी रिसिप्ट हो सकती है। ठीक है ना। जैसे इस सोसाइटी का सबसे प्राइम पॉइंट होता है इस फाइनल अकाउंट का, सब्सक्रिप्शन, चंदा, डोनेशन बोल दो, दान। सारी सोसाइटी दान से चलती है, डोनेशन। ठीक है ना। अब डोनेशन मिला, करंट ईयर में जितना डोनेशन मिला वो डेबिट में। कब का हो सकता है ये? करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। राइट है। प्रीवियस ईयर एक बंदा कमिट करके चला गया कि साहब हम आपको 1 लाख का डोनेशन देंगे, पक्का, दिया नहीं, वो इस साल दे रहा है, वो रिस डोनेशन मिल गया। राइट। इस साल का डोनेशन मिलाई, और कोई व्यक्ति बोले नेक्स्ट ईयर के लिए मैं आपको अमाउंट अभी देकर जा रहा हूं। क्या हो गया? जितना पैसा करंट ईयर में मिला, जितनी रिसिप्ट करंट ईयर में हुई वो डेबिट में आएगी। वो करंट ईयर की भी हो सकती है, वो प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, वो नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती है। राइट है। सेम पेमेंट के साथ, करंट ईयर में जितने पेमेंट हुए वो क्रेडिट, चाहे वो करंट ईयर के हो, चाहे प्रीवियस ईयर के, चाहे नेक्स्ट ईयर के। बेटा बहुत अलग नेचर है इस अकाउंट का, ये रियल नेचर है तो प्योर रिसिप्ट और पेमेंट पर बेस्ड चलता है। करंट ईयर में जो पैसा मिला वो डेबिट कर दो, मत देखो ये किस ईयर का है, देखना ही नहीं, किसी भी ईयर का हो ये। ठीक है ना, ये डेबिट क्रेडिट। तीसरा और लास्ट पॉइंट, कोई इनकम करंट ईयर की है बट करंट ईयर में नहीं मिली, आएगी या नहीं आएगी? करंट ईयर में कमा लिए लेकिन करंट ईयर में मिली नहीं, आएगी नहीं आएगी? भाई साहब रिसिप्ट नहीं हुई यार, हम तो नहीं लेंगे। मिली क्या? बोले नहीं मिली नहीं, कमा लिए। कमाने वमाने से यहाँ कोई मतलब नहीं है, मिलने से मतलब है। ठीक है। करंट ईयर की इनकम अक्रूड हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, वो यहां नहीं आएगी। ऐसे करंट ईयर का कोई एक्सपेंड डी हो गया बट पैड नहीं हुआ, वो यहां नहीं आएगा। ध्यान से देखो इन दो पॉइंट्स को। आप करंट ईयर में रिसिप्ट जो हुई वो डेबिट में लिख रहे हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, चाहे करंट ईयर हो, चाहे नेक्स्ट ईयर हो। और करंट ईयर में जो इनकम कमा ली वो यहां लिख नहीं रहे हो। ठीक है। दो थॉट बनते हैं इस पूरे पॉइंट पर। क्या? रिसिप्ट पेमेंट फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेटा जी दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस। पहली बार अपन इस चैप्टर में वो चीज यूज कर रहे हैं और पढ़ेंगे, और ये अकाउंट का प्राइम नॉलेज है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? जो सिर्फ कैश आया और गया पर बेस्ड है। जो रिसिप्ट हुई है, जो पेमेंट हुए हैं, उन पर जो अकाउंटिंग बेस्ड है वो कैश बेसिस है, उसका ईयर से कोई रिलेशन नहीं है। करंट ईयर में जो रिसिप्ट हुई वो लिख रिकॉर्ड करना है, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो। राइट है। करंट ईयर में नहीं मिली, नहीं लिखना। पेमेंट में भी यही, ये जो हम पढ़ रहे हैं दो पॉइंट, वो कैश बेसिस का ही मीनिंग है। राइट है। दूसरी बात, इस अकाउंट को बनाते समय एडजस्टमेंट कंसीडर नहीं होते हैं। इस अकाउंट को बनाते समय एडजस्टमेंट कंसीडर नहीं होते हैं। अरे बताओ क्या अक्रूड ऐड हुआ? नहीं। अपन ने बोला ना, करंट ईयर में इनकम कमा ली है, मिली नहीं, आएगी क्या? नहीं आएगी। तो अपन ने अक्रूड ऐड थोड़ी किया। ऐसे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं किया। कोई एक्सपेंस करंट ईयर में डी हो गया बट पेड नहीं हुआ, वो यहां नहीं आएगा।
राइट। अच्छा, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में पेड कर दिया, वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, तो प्रीपेड लेस नहीं कर रहे हैं। देख लो ध्यान से, प्रीपेड लेस नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं हुआ, अक्रूड ऐड नहीं हुआ, अनअक्रूड लेस नहीं हुआ। एडजस्टमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दो चीजें अच्छे से ध्यान रखना है। पहला, रिसिप्ट पेमेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। दूसरा, इस अकाउंट को बनाते समय एडजस्टमेंट को ध्यान नहीं रखना है, बस। ये तीन पॉइंट है। ब्रीफली एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। रिसिप्ट पेमेंट का फॉर्मेट है रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। ठीक। जितना भी पैसा मिला वो डेबिट में, जितना भी पेमेंट हुआ वो क्रेडिट में। रिसिप्ट डेबिट, पेमेंट क्रेडिट। अच्छा, रिसिप्ट वही, चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो चाहे कैपिटल नेचर। पेमेंट रेवेन्यू नेचर हो कैपिटल नेचर। डन। तीन पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया। दूसरा, करंट ईयर में जो रिसिप्ट उसको डेबिट करो, चाहे वो करंट ईयर की हो चाहे प्रीवियस ईयर की हो चाहे नेक्स्ट ईयर की। करंट ईयर में जितने पेमेंट हुए उनको क्रेडिट करो, चाहे वो करंट ईयर के चाहे प्रीवियस ईयर चाहे नेक्स्ट ईयर। ठीक। तीसरा, करंट ईयर में इनकम डी हो गई, अक्रूड हो गई लेकिन मिली नहीं, वो यहाँ नहीं आएगी। करंट ईयर में एक्सपेंड डी हो गया बट पैड नहीं हुआ, यहाँ नहीं आएगा, बस। अब आप रिसिप्ट और पेमेंट सारे लिखने के बाद रिसिप्ट की टोटल में से पेमेंट की टोटल लेस कर दो, डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी आएगा। ये बाय बैलेंस सीडी सोसाइटी का कैश एंड बैंक बैलेंस होगा। डन बेटा। सिस्टम। अब आते हैं फॉर्मेट पर। फाइनल अकाउंट चैप्टर में 95%, 98% स्टूडेंट 11 से यहां पढ़कर आए हैं। इजी, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगा पढ़ने वालों को, ठीक है ना। ये सबके लिए नया है, ध्यान से सुनो, समझो। आपको एक दो बार में पूरा कमांड हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बनाकर चलना, पैशंस लूज मत करना। चैप्टर अलग है बट मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरी सिस्टम पर चल रहे हो तो चैप्टर ये भी इजी होगा। इस चैप्टर की तीन मेन हर्डल्स हैं, तीनों को क्रॉस कर लो, चैप्टर सिंपल। पहली हर्डल, कैपिटल और रेवेन्यू को डिस्टिंग्विश करना। मैंने कल स्टार्टिंग से ही कैपिटल रेवेन्यू का थॉट क्लियर कर दिया। फॉर्मेट में ध्यान से देखो, रिसिप्ट में ब्रैकेट में कुछ लिखा है, रिसिप्ट वाले पार्ट पर आर सी, आर फॉर रेवेन्यू, सी फॉर, यही माइंडसेट बना रहा हूं मैं आपका। यहीं से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई, एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। दो प्रॉब्लम अभी और आगे आएगी। तीनों पर हम बहुत अच्छे से बेसिक पर काम करेंगे, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। आपको बस अलर्ट रहना है, याद रखना है, ठीक है। फॉर्मेट, सबसे पहले इसमें क्लब का नाम लिखते हैं। क्लब का नाम जो भी क्वेश्चन दे रहा है वो। टाइटल लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद किस पीरियड के लिए बन रहा है वो टाइम यहां लिख दो, क्वेश्चन हमेशा ये चीज देता है। ठीक, ये सब लिखने के बाद अब आप फॉर्मेट बना दो, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। डन। टू बैलेंस बीडी, गेस करो, टू बैलेंस बीडी क्या? ओपनिंग कैश एंड बैंक। सोसाइटी के पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने का कैश बैलेंस, कितना बैंक बैलेंस है वो यहां लिखना है, टू बैलेंस बीडी आ गया, राइट है। टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं चंदा। और टू डोनेशन, बेटा जी नाम अलग अलग हैं, दोनों है तो एक ही, है ना। कोई भी क्लब, देखो एक बिजनेस है, हाँ, बिजनेस अपने खर्चे कैसे मीट आउट करेगा? कोई भी बिजनेस है, आज तक आपने बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ी है, बिजनेस अपने खर्चे कहां से करेगा? अपनी प्रॉफिट में से। जो माल बेचकर वो प्रॉफिट कमाते हैं उनमें से खर्चे करते हैं, से या सोनो। अरे इनकी तो कोई दुकान ही नहीं है रे, ये तो कोई माल ही नहीं बेचते बेचारे, इनको खर्चे करना है। अभी अपन देखेंगे खर्चे कैसे करते हैं ये लोग, ठीक है। तो बताओ खर्चे करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? बस वही बात है, या तो ये डोनेशन लेंगे या चंदा लेंगे। यार देखो बेटा, नाम बदल दिए, नेचर तो एक ही है ना। हाँ, आप कोई सोसाइटी वाले आपके घर में आए, साहब हम ये काम करते हैं, हम आपसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं, हमारी हेल्प करो। आपने 1000 रुपए निकाल कर उनको दे दिए, क्या है 1000 रुपए ये?
ये चंदा भी हो सकता है और ये डोनेशन भी हो सकता है। बोलो कोई फर्क है क्या? कुछ नहीं है। ठीक है ना? दोनों एक ही है। सब्सक्रिप्शन भी रेकरिंग बेसिस है, वो अलग पॉइंट है। उसके आगे जो सी लिखा है अभी मत देखो, पहले आर लिखा है कि नहीं। डोनेशन देखो, आर ऑब्लिक सी। वो सी मत देखो, अभी आर देखो आप तो, ठीक है ना। चंदा भी बार बार मिलता है, डोनेशन भी बार बार मिलता है। बेटा तुम लोग इधर अटेंशन दो, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो डोनेशन भी बार बार मिलता है, चंदा भी बार बार मिलता है, राइट है। थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सामने वाला मांग कर ले जाए तो चंदा, और आप अपनी इच्छा से दो तो डोनेशन। इतना डिफरेंस यहां काउंटिंग में मायने नहीं रखता है। जैसे चंदा, चंदे का क्या मीनिंग हुआ, एग्जैक्ट चंदे का एग्जाम्पल क्या है? हाँ, जैसे गणेश जी, गणेश चतुर्थी का टाइम आता है ना सितंबर में, हर मोहल्ले कॉलोनी में गणेश जी की स्थापना होती है, 10 दिन की इवेंट होती है वो। नवरात्रि में गरबे होते हैं, हाँ 9 दिन की इवेंट होती है। अब आपके मोहल्ले कॉलोनी में, आपके अपार्टमेंट में, वहां के 4 5 10 लोग इकट्ठा हुए, चलो यार ये सेलिब्रेशन करते हैं। अब वो पब्लिक इवेंट है, पब्लिक के पार्टिसिपेशन और पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से होती है। तो वो 10 15 नेता टाइप के जो लोग होते हैं, वो उस इवेंट से एक आध महीने पहले निकल जाते हैं रिसिप्ट बुक लेकर। ठीक है ना? हर घर में जाएंगे, साहब ये प्रोग्राम होने वाला है, पैसे दो। अच्छे लोग हैं, मैं कोई गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी मालूम है अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं। तो हर घर वाला अपनी कैपेसिटी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा देता है। कोई 100 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है। ये क्या है? ये जो 100 200 500 1000 मिले, ये क्या है? चंदा, सब्सक्रिप्शन, राइट है। अब उन्होंने उस इवेंट के दौरान एक बॉक्स रख दिया वहां पर पैसा का, ठीक है ना, आरती होती है, कोई भी देना है वो पैसा बॉक्स में डाल देगा, क्या है वो? डोनेशन। ये एक ही है, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, दोनों क्लब की इनकम का सोर्स है। कोई भी क्लब इन दोनों के बिना, इन दोनों में से एक, अभी मैं एक और लूंगा मेंबरशिप फी, तीनों, एक कोई भी क्लब हो, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, मेंबरशिप फी, इन तीनों के बेस पर चलता है। तीनों हो सकते हैं, तीनों में से दो हो सकते हैं, तीनों में से एक हो सकता है। तीनों में से मिनिमम एक तो आपको हर क्लब में मिलेगा और हर क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन बार बार मिलता है, साल में 1000 बार मिलेगा, इसलिए ये रैकरिंग नेचर है। और रैकरिंग नेचर है तो क्या हो गया, ये रेवेन्यू। समझ गए? आप आते हैं डोनेशन के दूसरे पार्ट पर। कभी कभी डोनेशन कैपिटल भी हो जाता है, कभी कभी डोनेशन कैपिटल नेचर का हो जाएगा। कब हो जाएगा? दो कंडीशन, जब डोनेशन का अमाउंट बड़ा हो, जब डोनेशन का अमाउंट बड़ा हो, ठीक है ना। छोटे अमाउंट का डोनेशन रेवेन्यू नेचर, बड़े अमाउंट का डोनेशन कैपिटल नेचर। सर हम कैसे पता लगाएंगे क्वेश्चन में कि डोनेशन छोटा है या बड़ा? तो डोनेशन के पैरेलल दो इनकम हो रहे, डोनेशन के पैरेलल दो इनकम हो रहे हैं, कौन सी? सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप फी। हमेशा डोनेशन की अमाउंट को सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप फी से कंपेयर कर लो। क्वेश्चन में डोनेशन की अमाउंट को सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फी से कंपेयर कर लो, उनके बराबर है। डोनेशन का अमाउंट सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फी के बराबर है, ठीक है, उनसे छोटा है। तो बताओ डोनेशन अमाउंट छोटा या बड़ा? देखो, डोनेशन अमाउंट बड़ा है तो कैपिटल नेचर, छोटा है तो रेवेन्यू नेचर। मैं आपको ये क्राइटेरिया बता रहा हूं कि छोटा कब मानना है और बड़ा कब मानना है। डोनेशन के साथ या तो सब्सक्रिप्शन होगा या मेंबरशिप ही होगी, पक्का एक तो होगा ही, दोनों भी हो सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन 30,000 है, मेंबरशिप ही 40,000 है, ठीक है, और डोनेशन 25,000 है, अब बताओ डोनेशन छोटा या बड़ा? छोटा। छोटा डोनेशन रेवेन्यू, समझ गए। सब्सक्रिप्शन 30,000, मेंबरशिप फी 40,000, डोनेशन मिला 1 लाख। छोटा या बड़ा? बड़ा हो गया। अच्छा थोड़ा सा ज्यादा हो तो भी चलेगा, रेवेन्यू मान लोगे आप?
जैसे वो 30 है या 40 है, सपोज डोनेशन 45 हो जाए तो भी आप रेवेन्यू मान लो, कोई बात नहीं। लेकिन 1 लाख तकरीबन डबल से ज्यादा हो गया तो अब आप डोनेशन को कैपिटल नेचर मानेंगे। डोनेशन का अमाउंट छोटा है तो रेवेन्यू, डोनेशन अमाउंट बड़ा है तो कैपिटल। बड़ा और छोटा का डिसीजन लेना है पैरेलल सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी से कंपेयर करके। डन बेटा जी। दूसरा पॉइंट, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कैपिटल नेचर होगा हमेशा। विशिष्ट उद्देश्य के लिए मिला दान कैपिटल नेचर होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक पर्पस से मिला हुआ डोनेशन, कैसे? एक डोनर क्लब में आता है, सोसाइटी में आता है, सोसाइटी को कोई डोनेशन देता है और वो बोलता है इससे तुम सिर्फ बिल्डिंग बनाओगे। बड़ा अमाउंट होगा, छोटे से तो बिल्डिंग नहीं बन सकती है ना। ऑब्वियसली वो बड़ा अमाउंट है। हमें यहां ध्यान रखना है, इसमें अमाउंट का कंपैरिजन कभी मत करना। उसने डोनेशन काय के लिए दिया? नहीं, किस पर्पस से दिया? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बेटा जी इस डोनेशन का यूज सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए होगा। सोसाइटी ने उस बंदे को से डोनेशन ले लिया कि हाँ साहब बिल्डिंग बनाएंगे, और अगर सोसाइटी ने कहीं और यूज कर दिया तो वो व्यक्ति उस सोसाइटी के केयर टेकर के ऊपर केस लगाकर उनको अरेस्ट करवा सकता है। ये पावर है उसकी। डोनेशन काहे दिया था मैंने? हाँ, बिल्डिंग बनाने के लिए। सालो तुम खा गए। अरे हजारों केसेस चल रहे हैं यार, सरकार के ऊपर भी इस तरह के केसेस चलते हैं, ऑफिसर्स के ऊपर भी, ठीक है ना। ये रूल है गवर्नमेंट का कि आपको जिस पर्पस से डोनेशन मिला उसी पर्पस पर खर्च करना पड़ेगा। तो ये डोनेशन फॉर करके कुछ भी लिख दे, जैसे अलग अलग पर्पस है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पेविलियन, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर लेबोरेटरी, डोनेशन फॉर बुक्स। इसलिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डोनेशन फॉर, उसके आगे कुछ भी लिख दे, ये स्पेसिफिक पर्पस से मिला हुआ डोनेशन है, विशिष्ट उद्देश्य से मिला हुआ दान है, और इसे आप हमेशा कैपिटल नेचर ट्रीट करेंगे। इसका अमाउंट छोटा है या बड़ा है कभी मत देखना, ठीक है ना। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, बिल गेट्स इंडिया में आए थे करीब 7-8 साल पहले, है ना। उस समय बिल गेट्स जो है वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन नंबर 1 पर थे, ठीक है। बिल गेट्स के बारे में मालूम है? क्या मालूम है? माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, वो सब अलग हटाओ, उसकी एक और क्वालिटी है, बहुत बड़े डोनर हैं वो, ठीक है ना। उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी है। हाँ, रतन टाटा, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, अजीम प्रेमजी। इंडिया में सबसे बड़े डोनर अजीम प्रेमजी हैं। कौन है अजीम प्रेमजी? विप्रो के ऑनर, राइट है। नारायण मूर्ति जी ने भी बहुत बड़ा डोनेशन दिया बट इतना बड़ा नहीं। इन लोगों ने तो आधी प्रॉपर्टी, सबसे बड़े डोनर हैं दुनिया के। हाँ, ये सबसे बड़े डोनर है। एक तो आपका वॉरेन बफेट, कौन है वॉरेन बफेट? ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है, ठीक है ना। ये ऐसे इन्वेस्टर हैं कि इस शेयर पर हाथ रखे तू बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ही, तू गिरेगा, वो गिरेगा ही। हाँ, तू बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, तू गिरेगा तो तू गिरेगा ही, ठीक है ना। ये प्राउड मेरे में भी आ गया था 2018 तक। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अपन वॉरेन बफेट नहीं बनना अपने को। एनालिसिस होता है, ये शॉर्ट सेल करते हैं, ये जब स्टॉक गिरने वाला रहता है तो शॉर्ट सेल करते हैं। मतलब स्टॉक बढ़ेगा उस पर प्रॉफिट कमाई होती है, तो सबको मालूम है। गिरने पर प्रॉफिट होता है, ये कैसे पॉसिबल? 1,000 रुपए में शेयर को एडवांस में सेल कर दिया, भैया मेरे 10,000 शेयर सेल कर दे। है ही नहीं शेयर, शॉर्ट सेल बोलते हैं उसको। एक 10,000 शेयर सेल कर दे, 1,000 रुपए का रेट है अभी, ठीक है ना।
सेल कर दिया तो स्टॉक माइनस में आ गया ना। अरे कोई चीज मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास उसकी होल्डिंग जीरो है और मैंने उसको बेच दिया, जीरो माइनस 10,000, माइनस 10,000 हो गया ना। ये शेयर मार्केट में होता है। अब वो 1,000 से नीचे आने लग गया, ठीक है ना। वो 1,000 से नीचे आते आते 850 के ऊपर सेट हो गया। मैंने 850 में खरीद लिया। अब 850 में मैंने खरीद लिया, राइट है। तो क्या हुआ, 1,000 में बेचा था, उस समय जीरो थे, पोजीशन माइनस हो गया। अब यहाँ 850 पर खरीद लिया, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो खरीदने में भी प्रॉफिट होता है और बेचने में भी प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। हमारे शेयर मार्केट में लोग आते बाद में हैं, पहले सटोरिये बनने की कोशिश करते हैं, और जितने सटोरिये बनने की कोशिश करते हैं सब बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। सारे मेरे सराउंडिंग वालों ने पैसा खोया है। सबको मैं बोलता था भैया सटोरिये मत बनो, तुम्हारा बाप भी सटोरिया नहीं बन सकता। तुम इस मार्केट को समझने जाओगे ना, तब तक तुम्हारी फोटो पर हार चढ़ जाएगा, हाँ ना। तो तुम्हें ब्रोकर खिलाता है, तुम खेलते हो, तुम अपना दिमाग लगाओ ना। मैं 4 घंटे स्क्रीन पर बैठता था, एनएससी की बीएससी की साइट, ये शेयर निकाला, इसका एनालिसिस क्या, हाँ ये ऐसा पोजीशन, ये ऐसा पोजीशन, एनालिसिस का गेम है। चलो, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये बिल गेट्स 8 साल पहले इंडिया आए, अपने सारे जो भी उनके एजेंडास थे वो फुलफिल किए। साउथ में 2 ऑर्फेन हाउस में उनका प्रोग्राम था, 2 ऑर्फेन हाउस में गए वो, और दोनों को लंबा डोनेशन दिया। कितना डोनेशन दिया डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा सूत्रों के हवाले से जो बाद में मीडिया में न्यूज आई थी, एक को उन्होंने 300 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था और एक को 500 करोड़ का डोनेशन दिया। वो ऑर्फेन हाउसेस रियल में वर्क कर रहे थे बिना किसी की हेल्प के, ठीक है ना। अब इतना अच्छा काम, ये लोग ऐसे ही थोड़ी डोनेशन दे देते हैं। ये इन लोगों के पास एक टीम होती है, ये टीम पूरी रिसर्च करती है, नीडी लोगों को ये चैरिटी पहुंचाते हैं। तो इनके हाथ से जो पैसा जा रहा है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होता है। ये दुनिया के इतने दिग्गज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है ये, इनमें बहुत दिमाग होता है। तो अपने पैसे को ऐसे थोड़ी मिस यूज करने देंगे। वो वहां पर अब 500 करोड़ रुपए क्लब को डोनेशन मिला, तो डेफिनेटली उन्होंने वो सारी बिल्डिंग बनाने के लिए, इक्विपमेंट लगाने के लिए और इन चीजों के लिए दिया होगा। तो ऐसा डोनेशन वो बिल्डिंग पे ही खर्च होगा। अब अगर मान लो कहीं और खर्च कर दे तो वो फ्रॉड माना जाता है, इसलिए डोनेशन फॉर करके कुछ भी लिख दे तो कैपिटल। चलो बेटा, पहला पॉइंट मैंने समझाया, सब्सक्रिप्शन ऑलवेज रेवेन्यू, डोनेशन छोटा अमाउंट है तो रेवेन्यू, बड़ा अमाउंट है तो कैपिटल। अगर डोनेशन फॉर करके कुछ भी लिख दे तो कैपिटल। 2 पॉइंट हुए हमारे। तीसरा, मेंबरशिप फी, ये भी सब्सक्रिप्शन डोनेशन का छोटा भाई ही है। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड क्लब और सोसाइटीज मेंबर बनाते हैं। जैसे मैंने आपके मेरे मोहल्ले की कॉलोनी का एग्जाम्पल दिया, ये लोग गणेश जी का प्रोग्राम करते हैं, ये लोग गरबा करवाते हैं, ये लोग होली के टाइम कोई प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो चंदा लेते हैं ये लोग, दान लेते हैं, है ना। अब एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्लब है, ठीक है ना। उनके यहाँ इवेंट होती रहती है, लेकिन उस इवेंट को पार्टिसिपेट करना है तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा, और उनकी मेंबरशिप ही इतनी रुपए हर महीने की, हर साल की है। तो ऐसी सोसाइटी जो मेंबर्स बनाकर अपना काम करती है, तो उन लोगों को मेंबर से मेंबरशिप फी मिलती है, राइट है। आपको मेंबर बनना है, बनिए, आपको इतना एंट्री फी देनी पड़ेगी और हर साल आपको 1,000 रुपए देना है, ओके। कई हजारों लोग मेंबर बनते हैं। क्या आपने लायंस क्लब का नाम सुना? एक सोशल क्लब है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इंदौर और इवन देवास जैसे छोटे शहरों में भी उनकी अपनी ब्रांचेस है। रोटरी क्लब, हाँ रोटरी क्लब भी इसी में आता है, लायंस क्लब आता है। तो ये क्या है, सिर्फ मेंबर बनाते हैं, इनमें जाति धर्म का कोई
रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सोसाइटीज है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी बन सकता है, गरीब अमीर, उनकी जो ईयरली फी अफोर्ड कर सके। फिर ये लोग अपने अपने प्रोग्राम करते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी होते हैं, सोशल गैदरिंग भी होता है, सोशल वर्क भी होता है। तो ये मेंबर्स बनाकर काम करते हैं। इनको जो अपने मेंबर से फीस मिलती है वो मेंबरशिप फी है। अब बताओ, रेवेन्यू है या कैपिटल? मेंबरशिप फी रेवेन्यू है या कैपिटल? हर महीने मिलेगी। ईयरली है तो हर साल मिलेगी, मिलेगी तो हर साल ही ना। इसलिए रेवेन्यू नेचर है। मेंबरशिप फी हमेशा रेवेन्यू। लेकिन इसी में एक और होती है, लाइफ मेंबरशिप फी। ये क्या होती है? एक बार पैसा दे दो, जिंदगी भर मजा लो। हाँ। लाइफ मेंबरशिप फी, जिन जिन सोसाइटीज में लाइफ मेंबरशिप फी का प्रोविजन है, वहां एक बड़ा अमाउंट मेंबर से एंट्री के टाइम ले लिया जाता है। और अब भाई तेरे मरने तक तुझे कुछ भी नहीं देना है। ये लाइफ मेंबरशिप फी है। अब बताओ, लाइफ मेंबरशिप फी क्या हुई, रेवेन्यू है या कैपिटल? कैपिटल, क्योंकि ये होल लाइफ के लिए। राइट है। आगे, एंट्री फी। हर क्लब में मेंबर की एंट्रेंस पर उससे एंट्री फी ली जाती है। जैसे स्कूल है, आप स्कूल में पढ़ते थे, हर साल की फी देते थे। लेकिन जिस दिन आपने एडमिशन लिया था, स्कूल के लेवल के अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन फी लगी। 1,000, 5,000, 10,000, 50,000। वो जो भी अपने स्कूल का अपना लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग वो लेते हैं। एडमिशन फी, एंट्री फी, एंट्रेंस फी, ये एंट्री फी है। मेंबर की एंट्री के टाइम वो जो पैसा देता है। अब बोलो, ये रेवेन्यू या कैपिटल? एंट्री फी रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। हर साल मिलती है ना। आप एक मेंबर के लिए क्यों सोच रहे हो? क्लब में तो राउंड द ईयर मेंबर चल आते रहते हैं ना। और राउंड द ईयर मेंबर्स आएंगे तो राउंड द ईयर मिलता रहेगा। एक मेंबर एक ही बार देगा। मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे तो एक मेंबर एक ही बार देगा। लेकिन क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल 1,000 मेंबर एंटर्ड होते हैं, तो 1,000 से एंट्री फी मिलती है, इसलिए रेवेन्यू है। ठीक है ना। इसके बाद आता है लिगेसीज। यदि अभी आप अपने मोबाइल में गूगल करोगे तो लेगेसीज का मतलब विरासत से मिलेगा, नहीं वो मतलब यहां अप्लाई नहीं हो रहा है। लेगेसीज का मीनिंग यहां पर कैसे अप्लाई होता है? डोनेशन थ्रू द विल। डोनेशन थ्रू द विल। क्लब को वसीयत के द्वारा डोनेशन मिला। कैसे होता है ये? एक मेंबर है क्लब में, बहुत टाइम से मेंबर है, क्लब से हार्टली अटैच्ड है, रईस है, बाय मतलब फाइनेंशियली बात करें, पर्सनली फाइनेंशियली बहुत रिच है वो। अब वो बंदा बहुत सालों तक क्लब में इन्वॉल्व रहा। अब उसका अंत समय आ गया, अब बस टाइम आ गया है जाने का। विल लिख रहा है, वो रईस है, अमीर है, ठीक है ना। तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने फैमिली मेंबर के नाम पर विल में लिख देता है। ये मकान इस बेटे को, ये मकान इस बेटे को, ये दुकान इस बेटे को, ये फैक्ट्री इस बेटे को। उसी विल में लिख रहा है 11 लाख रुपए क्लब को। इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन अपने फैमिली मेंबर्स में किया, और क्लब को भी कोई अमाउंट देने का रेफरेंस विल में कर दिया, और मर गया। विल अप्लाई होती है मरने के बाद। ठीक है ना। तो उसके जो भी उसका लीगल एडवाइजर होगा, वो लीगल एडवाइजर उसकी विल के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है ना। जैसा जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पर लिखी उसको अलॉट कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। और साथ ही में उस विल में इतना अमाउंट क्लब को देने को लिखा था, तो वो लीगल एडवाइजर उतना अमाउंट क्लब को भी दे देगा। राइट। अब क्लब को ये डोनेशन मिला, कैसे मिला? विल के थ्रू। इसे कहते हैं लिगेसीज। राइट है। क्या होगा ये लिगेसीज, रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर? क्यों कैपिटल नेचर? कोई हजारों मेंबर में से एक आधी विल के थ्रू डोनेशन देगा यार, सब थोड़ी देते, है ना। और डेफिनेटली विल में अगर डोनेशन का क्लॉज है और विल के थ्रू डोनेशन मिला है, तो यार बड़ी अमाउंट ही होगी ना वो तो।
यहाँ कभी भी मत देखना बड़ी या छोटी, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कैसा अजीब सा लगे ना मेरे मन में, 1100 रुपए क्लब को। हाँ, ये विल में थोड़ी लिखा जाएगा। खजराना मंदिर है ना, खजराना मंदिर अभी जहाँ पार्किंग बना हुआ है आगे तक, और एक राइट में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई, ये जमीन खजराना मंदिर की नहीं थी, वो मालूम है? किसने डोनेट की थी? नहीं, तूने सही बोला कि वो पूरी आगे की जो 4-5 एकड़ जमीन है जिस पर अभी सारा एक्सपांशन हुआ है, वहां के लोकल एक पाटीदार ने मंदिर को डोनेट की थी। ठीक है ना? मतलब उस समय भी वो जमीन बड़ी वैल्यूएबल थी वो। ठीक है। वो खजराना मंदिर बस उसी जहाँ मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है बस वहां तक मंदिर था। उसके बाद एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी पूरी। लेकिन उस व्यक्ति ने मंदिर को पूरी की पूरी 4 या 5 एकड़ जमीन थी वो डोनेट कर दी। ठीक है। अब उसने विल में लिखा था ऐसा कि ये मंदिर को ये जमीन दे दी जाए, और उसके बाद वाले फैमिली मेंबर्स से मंदिर को वो जमीन अलॉट की, उसके पूरी प्रॉपर्टी पेपर उस मंदिर को दे दिए। तो क्या है, ये डोनेशन ऐसा विल के थ्रू होता है। ये विल के थ्रू जो डोनेशन आता है ये बड़ा माना जाता है, इसलिए कैपिटल नेचर, वो कभी कभार मिलेगा। राइट है। अब आ जाते हैं हम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। क्लब के पास भी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन जैसी एसेट्स होती हैं, और पुरानी होने पर ये बेचते हैं। तो सेल ऑफ एसेट्स कैपिटल रिसिप्ट है। भाई एसेट्स खरीदना कैपिटल पेमेंट है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म है, कभी कभार होता है। ऐसे बेचना भी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि एसेट्स का सेल कभी कभार होता है। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, नॉर्मल जैसे हम अपनी घर की रद्दी बेचते हैं वैसे सोसाइटी भी अपनी रद्दी बेच रही है। क्या है? रेवेन्यू कैपिटल। बार बार बिकती है, एक बार बिकने पर छोटा सा अमाउंट मिलेगा, कोई भारी अमाउंट थोड़ी मिलने वाला है। चलो, सेल ऑफ ड्रामा ऑब्लिक मैच टिकट। आप किसी कल्चरल सोसाइटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो कल्चरल सोसाइटी ड्रामा टिकट बेचेगी। स्पोर्ट्स क्लब का क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मैच टिकट बेचेगा। कल्चरल सोसाइटीज कौन सी होती हैं? जो कल्चरल प्रोग्राम करवाती हैं, है ना। ये लोग प्ले तैयार करवाते हैं, वो प्ले ऑर्गेनाइज करते हैं, देखने आने वालों को उससे टिकट लेते हैं। हमारे यहाँ एमपी में इसका फैशन नहीं है, एमपी में हमारी कल्चर ही नहीं है इस तरह की। लेकिन महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ में ये बहुत बड़ा बहुत ज्यादा कल्चर है, स्पेशली पुणे में। मतलब पुणे में मराठी प्ले, बड़े बड़े प्ले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और वहां शो किए जाते हैं। मराठी का एक प्ले ऑल ओवर वर्ल्ड सुपर डुपर हिट है। जिस शहर में वो प्ले अभी भी किया जाता है वहां पर उस ग्राउंड हॉल खचाखच भरे रहते हैं। जानता राजा एक प्ले का नाम है वहां, जानता राजा, शिवाजी के ऊपर बेस्ड, शिवाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है। मतलब वो इतना पावरफुल प्ले बना रखा है उन्होंने कि स्टेज के ऊपर जिंदा घोड़े और हाथी आते हैं। तो वो इस तरह के प्ले बड़े बड़े होते हैं तो उनके टिकट बिकते हैं। ऐसे बड़े बड़े मैच होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब मैच करवाते हैं, ठीक है, तो उनके टिकट बिकते हैं। ये टिकट बेचना इनकी रिसिप्ट है। बोलो रेवेन्यू कैपिटल, बार बार बिकेंगे। ठीक है ना। एक कल्चरल सोसाइटी साल में 4 बार प्ले करवा देगी, एक स्पोर्ट्स क्लब साल में 4 बार मैच करवा देगा। ठीक है। तो ये सेल ऑफ टिकट भी आपके रेवेन्यू है। फिर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लब के पास अपने इन्वेस्टमेंट होते हैं, शेयर डिबेंचर वगैरह, इनसे जो इनकम मिलती है ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। रेंट रिसीव्ड, क्लब की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अरे इनको गरीब मत मानो रे, डोनेशन मांग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं, तो ऐसी इमेज बनाकर पढ़ते हुए भिखारियों का क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ? अरे देश को खरीद ले, इतना पैसा इनके पास। मोदी जी पहला प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में जिन्होंने इनके ऊपर कंट्रोलिंग की है। ये तो बहुत सारे फ्रॉड इनके ही थ्रू होते थे। पुराने लोगों ने बना दी सोसाइटीज, ठीक है ना, करोड़ों अरबों रुपए ट्रस्ट में रखे हुए हैं, इन सोसाइटीज में रखे हैं। आज आने वाली जनरेशन उसका मिस यूज कर रही है। ठीक है ना। कोई कंट्रोलिंग ही नहीं है, उन्होंने आकर ऑडिट कंपलसरी करवा दिया, करो रे इन सबके ऑडिट।
ये सारे घोटाले सामने आए इनके। हाँ, पप्पू और पप्पू की मम्मी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। जानते हो ना पप्पू? हाँ। क्या? चलो अच्छा, इसने आदमी तो मान लिया उसको। अच्छा बुरा बाद में डिसाइड कर ले। नेशनल हेराल्ड नाम का एक पेपर चलाते हैं, एक सोसाइटी बनाकर एक पेपर चलाते हैं, न्यूज़पेपर। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से उस न्यूज़पेपर में सरकार के सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। सरकार के बहुत सारे ऐड आते हैं, कभी आप न्यूज़पेपर पर ध्यान दिया हो तो। हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी, अपनी प्लानिंग, अपनी इवेंट्स, अपनी अचीवमेंट के बारे में फुल पेजेस ऐड देती है, देते हैं, बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस है। ठीक है। सरकार के पास उसका अपना फंड होता है और पब्लिक के अवेयरनेस के लिए होता है और होना भी चाहिए। ठीक है ना? कांग्रेस के राज में उस पेपर में ऐड दिए जाते थे। एडवर्टीजमेंट पेपर में दिया तो पेपर को पेमेंट भी होगा। पेपर का सर्कुलेशन जीरो है। सर्कुलेशन बोले तो बटना। ठीक है ना? पेपर बटता नहीं है साहब, बस पेपर है। तो करोड़ों रुपए के घोटाले हुए। बहुत सारी सोसाइटीज, इनके पास बहुत सारे फंड्स हैं। इन फंड्स को आज भी नहीं इनके पास। अब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है। किराए पर दी है तो रेंट रिसी होता है। जैसे इंदौर के सारे लोकलाइट जानते होंगे, वैष्णव स्कूल। हाँ। और उधर किस रोड पर है? खालसा स्कूल है। वो राज मोहल्ला में, जवाहर मार्ग पर। इतनी बड़ी बड़े लैंड गवर्नमेंट ने उनको अलॉट किए हुए थे कि आज दोनों स्कूल ने उस बाउंड्री के ऊपर स्टेडियम बना दिए। क्योंकि जवाहर मार्ग इंदौर का बहुत रश वाला कमर्शियल एरिया बन गया है। ठीक है ना? इस ओर वैष्णव स्कूल है, इस ओर जो है वो खालसा स्कूल है। और लंबी चौड़ी जमीन उनके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर स्टेडियम बना दिया, अंदर स्कूल कवर हो गया। और स्टेडियम के नीचे वाला जो हिस्सा रोड पर आ रहा है उसमें सब दुकानें बना दी। क्या हुआ? किराए पर की। ठीक है। पीएमबी गुजराती कॉमर्स कॉलेज। हाँ। मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन पीजी वहीं हुआ है। हमारे टाइम वो ग्राउंड खाली था, कोई कोई दुकान वगैरह नहीं थी। अब गुजराती कॉलेज में उस पूरी बाउंड्री पर दुकानें बना दी। ये सारी दुकानें किराए पर दी। ये प्रॉपर्टी जब इनके पास होती है, और प्रॉपर्टी अगर अच्छी लोकेशन पर है तो किराए से देते हैं, रेंट रिसीव होता है। ये रेंट रिसीव इनकी इनकम कौन सी? अगेन रेवेन्यू। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रेगुलर मिलेगा, रेंट रेगुलर मिलेगा, इसलिए रेवेन्यू नेचर। ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट, सरकारी सहायता। सरकारी सहायता सब क्लब्स को नहीं मिलती है भैया। ठीक है ना? जो क्लब सोशल वेलफेयर से, मेडिकल वेलफेयर से, एजुकेशनल वेलफेयर से रिलेटेड है, तो उनको सरकार सहायता देती है। ठीक है ना? दो दो स्कूल के मैंने नाम लिए, वैष्णव स्कूल, खालसा स्कूल। कौन है ये? ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल हैं। ट्रस्ट ऑपरेट करता है। और इंडिया में ऐसे जितने भी ट्रस्ट ऑपरेटेड स्कूल हैं, सब में फीस प्राइवेट की कंपैरिजन में बहुत कम लगती है। ठीक है ना? एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, वहां फी लगती ही नहीं है, लेकिन वहां लेवल भी बहुत डाउन है, क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। लेकिन ट्रस्ट, पूरा मैनेजमेंट ट्रस्टीज के हाथ में होता है। ट्रस्टीज बहुत अच्छे से स्कूल चलाते हैं। तो स्कूल में पढ़ाई का लेवल प्राइवेट के इक्विवेलेंट है, लेकिन फी जो है वो प्राइवेट से बहुत कम है। इतनी कम फीस में कैसे पढ़ा रहे हैं ये? तो इनको सरकार से पैसा मिलता है। जितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उसकी एक पूरी लिस्ट गवर्नमेंट को भेज देते हैं। गवर्नमेंट ने जो भी नॉर्म्स बना रखे होंगे उनके अकॉर्डिंग इनको पैसा मिल जाता है। ठीक है। ये गवर्नमेंट ग्रांट है, सरकारी सहायता। अब ये सरकारी सहायता बिल्डिंग बनाने के लिए, लेबोरेटरी बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए मिली।
तो ये हो गई आपकी कैपिटल नेचर। और अगर नॉर्मल मिली है सैलरी मेंटेनेंस वगैरह के लिए तो रेवेन्यू। इसका प्रॉपर ये रेगुलर पॉइंट यूज नहीं होता, इस पर ज्यादा लोड मत लेना। जब क्वेश्चन में आएगा तब ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। रेगुलर क्वेश्चन में डोनेशन यूज होता है, हम उसको अटेंशन दें, अभी इसके ऊपर ज्यादा लोड ना लें। ठीक है। अदर रिसिप्ट, एक और एक कैंटीन रिसिप्ट। कई सारी सोसाइटीज में कैंटीन चलता है, कैंटीन में जो फूड रिफ्रेशमेंट बिकता है उस पर पैसा मिलेगा, ये कैंटीन रिसिप्ट है। रेवेन्यू नेचर, क्योंकि कैंटीन में रेगुलर सेल होगी। अदर इनकम, छोटी मोटी इनकम दी हुई है, अदर इनकम आ जाएगी। ये पूरा रिसिप्ट साइड है। किसी पॉइंट पर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसी मीनिंग के साथ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, और स्पेशली कौन सा आर है और कौन सा सी है, बस। अब आ जाओ पेमेंट में। और पेमेंट साइड आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, दो चार पेमेंट नए दिखेंगे, बाकी सब बिजनेस वाले। भैया पेमेंट की बात करें तो जैसे एक बिजनेस सर्विस लेकर पेमेंट करता है या बिजनेस एसेट्स खरीद कर पेमेंट करता है, सेम ऐसे ही सोसाइटी भी करती है। कोई चेंज थोड़ी है। इसलिए पेमेंट वाले पार्ट पर इजी है, और कहीं भी आर सी नहीं लिखा है, क्योंकि एट ए ग्लांस आपको चीज समझ में आ जाएगी। एक आंसर देना सब लोग, है ना। एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू या कैपिटल? एक्सपेंस को किस नेचर में रखोगे, रेवेन्यू कैपिटल? रेवेन्यू। एसेट्स को किस नेचर में रखोगे? बस इतना छोटा सा डिफरेंस माइंड में फिक्स कर लो और हमेशा के लिए कर लो। ठीक है ना। सारे जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं, और जितनी भी एसेट्स आप खरीदते हो कैपिटल नेचर की होती है। इसलिए ये चीज आपको एट ए ग्लांस क्लियर है। फिर भी किसी को आरसी लिखना है नोट्स में तो जैसा मैं अभी लास्ट में बताऊंगा ऐसा कर लेना, है ना। सैलरी एंड वेजेस, सोसाइटी में भी स्टाफ होता है, वर्कर्स होते हैं, उनको सैलरी वेजेस देते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी, सोसाइटी में भी इनकी जरूरत पड़ती है, ये खरीदते हैं, खर्च होता है ये भी। पोस्टेज टेलीग्राम, ये भी अपने मेंबर्स को लेटर करस्पॉन्डेंस करते हैं, तो इनके यहाँ भी पोस्टेज टेलीग्राम होता है। रेंट, मैंने जैसे बोला सोसाइटी के पास बहुत पैसा है, सभी सोसाइटी के इसके पास थोड़ी है। कोई सोसाइटी ऐसी है इसके पास ज्यादा फंड है ही नहीं, उनकी अपनी ओन बिल्डिंग में नहीं है, तो किराए की बिल्डिंग में चला रहे हैं अपना काम, तो रेंट पेड हो सकता है। ठीक है। ऑडिट फी, जितनी भी रजिस्टर्ड सोसाइटीज है उनका ऑडिट कंपलसरी है, उन्हें ऑडिट करवाना ही होगा। और ऑडिटर को जो फी देंगे वो सीए को जो फी देंगे ऑडिट फी है। लीगल चार्जेस, कोर्ट, कोर्ट वगैरह में कोई केसेस चल रहे हैं तो ये कोर्ट केसेस भी आपके इसी में आते, कोर्ट केसेस के खर्चे, लीगल चार्जेस होंगे। अभी हमने पढ़ा था सेल ऑब्लिक मैच, ऑब्लिक मैच ड्रामा टिकट। अब भैया मैच करवाओगे तो मैच के खर्चे भी होंगे, ड्रामा करवाओगे तो ड्रामा के खर्चे भी होंगे। तो मैच ड्रामा पर जो एक्सपेंस हुए, ठीक है ना। कैंटीन चला रहे हो, फूड आइटम बेच रहे हो तो खरीदना भी पड़ेगी चीजें, तो कैंटीन एक्सपेंस भी होता है। न्यूज़पेपर मंगवाते हैं डेली का, वीकली मंथली मैगजीन आती है, ठीक है ना। ये सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। एट ए ग्लांस देख लो ये सब के सब एक्सपेंस हैं, तो ये बाय नेचर रेवेन्यू है। राइट है। अब आ जाओ बिल्डिंग। बेटा जी कौन सा साइड पढ़ रहे हो आप? पेमेंट साइड। बिल्डिंग पेमेंट में लिखी है, मतलब बिल्डिंग इस साल खरीदी है, पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये अभी खरीदी वाली बिल्डिंग है। बुक्स, एक डिफरेंस अच्छे से माइंड में फिक्स कर लेना। मैगजीन एक्सपेंस है और बुक्स असेट्स है। क्यों? मैगजीन की यूटिलिटी अगला एडिशन आने के बाद खत्म। एक महीने वाली मैगजीन है, एक महीने की मैगजीन, एक मैगजीन इस महीने आई, पूरे महीने पढ़ी आपने, जैसे ही अगली महीने की मैगजीन आएगी पुरानी बेकार हो जाएगी, जैसे न्यूज़पेपर का होता है। जनरली 99.99% घरों में जैसे ही दिन बदला, नया न्यूज़पेपर आज सुबह आया, कल वाला हम रद्दी में डाल देंगे। ठीक है ना। वो बात। तो ये मैगजीन और बुक्स हमेशा अपनी रैक में संभाल कर रखेंगे, तो बुक्स जो है वो असेट्स है। फिर इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टूड हुआ? अभी ये शेयर डिबेंचर पढ़ाया, इन्वेस्टमेंट खरीदे इन्होंने, बेटा ये तीनों असेट्स हैं।
और ये तीनों कैपिटल पेमेंट है। फिर इसके बाद सेक्रेटरी ऑनोरेरियम अदर एक्सपेंस, यहाँ दो और आ रहे हैं, दोनों भी एक्सपेंस है। सेक्रेटरी ऑनोरेरियम ये क्या होता है? क्लब का पूरा मैनेजमेंट एक कमेटी करती है, ठीक है ना। उस कमेटी को सारे के सारे मेंबर्स इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं। क्लब में डेमोक्रेसी सिस्टम है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट का रूल है, हर क्लब को चुनाव करवाने होंगे, सोसाइटी क्लब को। अब सारे मेंबर वोटिंग करते हैं, और कोई एक व्यक्ति प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा सेक्रेटरी, चौथा ट्रेजरर, ठीक है ना। चार पोस्ट कंपलसरी, उसके अलावा जितनी भी आपको और नई पोस्ट बनानी है अपने लेवल के अकॉर्डिंग, और कमेटी मेंबर, ये सारे लोग सिलेक्ट होते हैं और वही उस क्लब को चलाते हैं, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ हार पहनने के लिए होते हैं, स्वागत करने और कराने के लिए होते हैं, कोई काम नहीं है इनका। सारा का सारा काम कौन करता है? सेक्रेटरी। ये गवर्नमेंट का रूल है बेटा सोसाइटीज के लिए, राइट है। वो बड़ा फेमस टीवी सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। कौन? सबने ही देखा है? हाँ, भिड़े। कौन है वो? सेक्रेटरी है सारा। वो जब से सीरियल स्टार्ट हुआ तब से लगाकर आज तक, आई होप आज भी होगा, वो मुझे नहीं मालूम। हाँ, 2-1 साल से मैंने नहीं देखा। तो वो भिड़े जी क्या है? सेक्रेटरी है, सारा काम वही करता है। ये वो एग्जाम्पल है, ऐसा वहां अकेले उस सीरियल में नहीं हो रहा है। वो यहाँ फोटो भी आ जाएगा, देखो, हमारे जमाने में। यार क्रिएटिव लोग हैं यार, एकदम से बिल्कुल। चलो, तो ये क्या है? सेक्रेटरी है। अब देखो, अच्छा वो पैसा लेता है क्या कुछ? नहीं, नहीं लेते हैं सेक्रेटरीज पैसा। लेकिन कोई इतनी बड़ी सोसाइटी है कि सेक्रेटरी को अपना पूरा दिन सोसाइटी मैनेज करने के लिए देना पड़ता है। महीने के 30 दिन, 25 दिन वो सोसाइटी का काम करता है, तो भैया घर में खाएगा क्या यार? इसलिए सोसाइटी सम्मान के रूप में उसको एक अमाउंट हर महीने या हर साल देती है। भैया आप सोसाइटी को इतनी सर्विसेज दे रहे हो, सैलरी नहीं है ये। उसको क्लियर कर देना, आप सैलरी तो हम आपको दे ही नहीं सकते, आप तो सम्मानीय सेक्रेटरी हो, लेकिन हमारी तरफ से ये भेंट है, ठीक है ना। ऑनोरेरियम, जैसे स्कूल कॉलेजेस में भी होता है। एक आप कॉलेज में होता है जनरली, आजकल स्कूलों ने तो पैटर्न बंद कर दिया। कॉलेज में आपके रेगुलर प्रोफेसर्स हैं। अब किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को कॉलेज ने इनवाइट किया, सर एज ए गेस्ट लेक्चर आप प्लीज हमारे कॉलेज में आइए और ये टॉपिक या इस पर्टिकुलर पार्ट पर बच्चों को नॉलेज दीजिए। अब वो गेस्ट फैकल्टी आपके कॉलेज में आई, 6 घंटे का, एक दिन में 6 घंटे या 2 दिन में 6 घंटे आपको एक थॉट पूरा उन्होंने पढ़ाया। तो जाते वक्त कॉलेज उनको ऑनोरेरी कोई कवर देता है, सर ये आपकी सम्मान राशि। इसे ऑनोरेरियम कहते हैं, मानदेय या सम्मान राशि। और ये आपका क्या होगा? कैपिट रेवेन्यू, ठीक है। बस बेटा, अदर एक्सपेंस। अब रिसिप्ट में से पेमेंट लेस कर दो, बैलेंस शीट ही आ गया, ठीक बेटा जी। कल मिलेंगे अपन गुड डे। संडे को 1.5 घंटा क्लास रहेगी, ध्यान रखना है ना। संडे क्लास मिस मत करना, नहीं तो ये चैप्टर निकल जाएगा।